नमस्ते, मैं शुरू करूं? तो ये जो प्रेस वार्तालाप हम 9 साल 9 सवाल 2014 से आने से पहले नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे वादे रखे थे। कहा था कि हम 2 करोड़ रोज़गार देंगे हर साल, कहा था आपको 15 लाख मिलेंगे आपके अकाउंट पे, कहा था कि महंगाई कम करेंगे, कहा था कि स्मार्ट सिटीज़ बनाएंगे। बहुत सारे वादे हमको दिया था उस समय, और हर बार हम लोग पूछते हैं कि एक चीज़ बताओ जो आपने किया है, और हमको कभी जवाब नहीं मिलते हैं। और हर बार हम सबको, आपको, हमको, इनको सबको मन की बात सुनना पड़ता है। तो हमने तय किया कि जो 9 साल हो गया है और हमारे पास 9 सवाल है। पहला सवाल है आर्थिक स्थिति के ऊपर। हाँ, आपने देखा है कि लोग बेरोज़गार है। दिसंबर के ये उसमें से 8.4% है जो CMI की रिपोर्ट से बेरोज़गारी हिंदुस्तान में। तो बेरोज़गारी जो हम देख रहे हैं कि जो अमीर है वो अमीर हो रहा है और गरीब है गरीब हो रहा है। मैं थोड़ा आंकड़े दे रही हूँ आप लोगों को, जो 2014 से पहले कैसा था और अभी कैसा है। आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि मुझे भी और आपको भी एक स्पीच याद है, डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम, रुपी ICU में, सब हमने सुना है। तो मैं आपको दिखा दूंगी कि जो हमारे समय UPA के समय LPG का दाम था 410, अभी आप सबको पता है कि 1100 से ऊपर है, 1103 है। तो सोचिए, हम सोचते हैं कि 410 से 600, समझ सकते हैं कि इन्फ्लेशन है, महंगाई होती है, लेकिन 410 से LPG का जो सिलेंडर 1103, सोचिए एक घर पे जो 10,000 आ जाता है सैलरी से, वो कैसे चलेंगे घर। पेट्रोल 70 रुपए कुछ था, कभी कभी 71 होते थे, 72, बट 70 से वो अभी 90 से 100 से बढ़ गया है। कभी कभी 100 होता है, 100 से भी ज्यादा है, और मुंबई में एकदम ज्यादा होता है। डीजल 55 पर लीटर, अभी 100, कभी 98 हो जाता है। तेल जो हम खाने वाले 90 था पर केजी उस समय, यहाँ है 143 हो गया है अभी पर लीटर। आटा 22 रुपये केजी था उस समय, अभी 35 हो गया है। दूध 35 पर लीटर हम देते थे, अभी है 55। तो आप देखो कि कैसे गरीब का घर हम, वो कैसे आगे जा सकते हैं। फिर मैंने आपको जो रोजगार के बारे में बताई थी कि उन्होंने हमको वादे किया था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल, और इस समय तक 9 साल में 18 करोड़ है ना, 18 करोड़ होना चाहिए। तो सांसद में पिछले साल एक सवाल पूछा कि कितने नौकरी दिए थे आप, तो उन्होंने जवाब दिया कि 2014 के बाद 22 करोड़ युवा लोग ने नौकरी मांगा और हमने 7 लाख नौकरी ही दे पाया। सोचिए आप। और उसके ऊपर हम देख रहे हैं कि जो लेबर होता है, एग्रीकल्चर जो कृषि का जो लेबर होता है, उनका तो जो वेजेस बढ़ते जाते हैं। 2014 के से अभी तक हर साल उनका 0.9% ही पर ईयर बढ़ गया है। जो नॉन एग्रीकल्चर लेबर है उनको 0.2 पर ईयर बढ़ गया है। और कंस्ट्रक्शन हर दिन आप देखते हो, कंस्ट्रक्शन का जो लेबर है उनको तो बढ़ा नहीं, नीचे गया है। तो हमारे समय, UPA के समय, रोजगार, जब ये जो इन्फ्लेशन था, बोलते थे, मैं सुनती हूँ निर्मला सीताराम हर बार बोलती है कि इन्फ्लेशन थे। हाँ, इन्फ्लेशन था, बट रोजगार थे। याद रखो, 5 लोग एक घर पे थे उस समय, 3 के पास नौकरी थी। यहाँ 5 है, अभी 1 के पास ही नौकरी है, तो उसमें फर्क है।
वो तो बताती नहीं निर्मला सीतारामन जी, बस ऊपर से बस चिल्लाती है। अच्छा, मुझे वो बस। दूसरा है नोटबंदी। कोई नोटबंदी हमने सुना है, नोटबंदी के बारे में मैंने नंबर्स रखा है ना उसके ऊपर। नोटबंदी हमने सुना है, नोटबंदी आप लोग 2016 में किया था नोटबंदी। ये क्यों किया उस समय? उसने बोला कि करप्शन, ये काले दान हटा, आतंकवादी जो वो लोग, वो ख़त्म करने के लिए, आतंकवादी सब कुछ। लेकिन मैं एक चीज़ बता रही हूँ अभी कि 15.44 लाख करोड़ डिमोनेटाइज किया था, ठीक है, वापस सिस्टम में 15.28 लाख करोड़ आ गया। तो जो काला दान है 60,000 करोड़ है, 60,000 करोड़ है काला दान। उसके लिए आपने नोटबंदी किया। और उसके ऊपर ये भी सुनो, अभी 2000 का नोट तो वो निकाल रहे, उसको छापने के लिए 25,000 करोड़ यूज किया। तो व्हाट इज द पर्पस? आप सुनिए, समझ लिए कि आपने काला दान के ऊपर ये नोटबंदी किया। 100 से ऊपर लोग देहांत हो गए थे उस समय, एमएसएमई सब खत्म हो गया था, हमारा जीडीपी नीचे आ गया, सब कुछ। बहुत लोग बेरोजगार 3.72 करोड़। तो क्यों 60,000 करोड़ आपको काला दान मिला? उसके लिए उसके ऊपर 25,000 करोड़ आप जो 2000 का नोट छापने के लिए, और वो 2000 का नोट आप बाहर फेंक रहे हो अभी। तो वो नहीं हो, तो वो कंप्लीटली वो जो नोटबंदी है वो गलत था। फिर उसके बाद जीएसटी लेकर आया था, आप सबको याद है जीएसटी में 84% जीएसटी कलेक्शन करते हैं 50% गरीब लोगों से। समझने की कोशिश करो, 84% जीएसटी आप लेते हैं 50% गरीब लोगों से। लेकिन अमीर लोग जो है, जो 10% है, 4% ही ये लोग जीएसटी देते हैं। समझ रहे आप? और एक और चीज मैं बता दूंगी आज, 2019 में इन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स जो 30% होते थे वो 22% किया, काट दिया है। याद रखो, तो हमारा रेवेन्यू लॉस कितना है? 1.84 लाख करोड़ हमारा रेवेन्यू लॉस हो गया ये कॉर्पोरेट टैक्स काटने के लिए। लेकिन ये सरकार ने क्या किया पिछले साल? 5% जीएसटी लगाया है आटा, दाल, चावल जो 25 किलो के नीचे है ना। कौन लेते हैं 25 किलो के नीचे? जो मिडिल क्लास और गरीब लोग। 25 किलो के ज्यादा कौन लेते हैं? अमीर लोग। तो अगेन गरीब लोगों के ऊपर है ये। तो दूध, दही, पनीर सब में 5% जीएसटी लागू किया है। लेकिन अमीरों का जो कॉर्पोरेट टैक्स है आप 30% से 22%। अमीरों की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है। जो भी गरीबों के लिए है वो सब हटा रहे हैं और अमीरों को दे रहे हैं। समझने की कोशिश करो आप। और 2019 में मुझे याद है कि बेरोजगारी 45 इयर्स में एकदम 45 ईयर हाई था उस दिन, उस समय बेरोजगार इतना बेरोजगार नहीं हुआ था। और हमारी रिपोर्ट नहीं है, सीएमआई की रिपोर्ट है। और दूसरी बात, ये लोग कहते हैं कि कोविड के वजह से जीडीपी तो नीचे गया, सबको पता है, बोलते हैं कि कोविड, लेकिन कोविड के पहले क्या था जीडीपी? 4.2%। तो कोविड का वजह नहीं है ना। और आपको पता है कि हम जब हमारे से जो हमारे सरकार का जो समय भी है, तो उस समय का आप देखोगे तो 2.2 होगा, है ना, 4.2 नहीं। तो कोविड की वजह से नहीं हुआ है। दूसरी है कृषि।
हम सबको याद है 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने क्या लिखा था, वो मैनिफेस्टो में कहा था 2022 में जो किसान का जो इनकम है वो डबल होगा। वो हुआ है? नहीं हुआ है। दूसरी बात, उन्होंने कहा था कि एमएसपी 2014 में एमएसपी कॉस्ट प्लस 50% प्रॉफिट होगा, वो है एमएसपी। 2015 में मुकुल रोहतगी सुप्रीम कोर्ट पे जाके कहा हम नहीं कर सकते, ये झूठे वादे हैं, वोट के लिए झूठे वादे हैं। दूसरी बात है, आप सबको याद है 3 काले कानून, वो तो वापस लिया सरकार, क्योंकि हमारे जो किसान लोग ने प्रदर्शन किया, विरोध किया 1 साल के लिए, 700 से ऊपर किसान लोग का देहांत हो गया और हमारे प्रधानमंत्री चुप थे उस समय, आपको याद है? चुप, एक शब्द भी नहीं वो बोला। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय देश में कुछ आतंकवादी हमला होता है तो प्रधानमंत्री माय डीपेस्ट कंडोलेंसेस, और आपके किसान लोग का देहांत हो गया 700 से ऊपर, आप चुप होते? एक दिन भी वो बॉर्डर पे नहीं गया, दिल्ली का वो जो वहां सीमा, वो बॉर्डर पे उसके दिल्ली के अंदर उसको मना किया था किसान लोगों को, चुप था प्रधानमंत्री, एक शब्द भी नहीं कहा कि मेरे किसान लोग का देहांत हो गया, मुझे दर्द है, कुछ नहीं। आई डोंट केयर, उसका ये है ना मन की बात, मेरी बात सुनो, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी, सुनेगा, है ना, वो है हमारे प्रधानमंत्री। तो इसके ऊपर भी जो उसने कहा, उसके बाद जो जीएसटी, अभी जो किसान के जो कृषि के जो चीजें हैं 18% जीएसटी, बाकी एग्रीकल्चर जो इक्विपमेंट के ऊपर 12% जीएसटी, पेस्टिसाइड्स 18%, फर्टिलाइजर 5%। तो किसान जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन उनके वजह से है, जब सब कुछ उन्होंने हमें दिया है, अभी हमको उनके बारे में भी सोचना है ना, वो क्या कर सकते हैं। और हमारे जो किसान का जो लैंड होल्डिंग, बाहर देश में बड़े बड़े लैंड होल्डिंग्स होते हैं, यहाँ तो छोटे है और बहुत कष्ट है उनकी जिंदगी, और महाराष्ट्र में भी आपको पता है। और उन्होंने एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेकर आए थे, वो इंश्योरेंस है ये किसानों के लिए, लेकिन ये इंश्योरेंस का जो रेट बहुत बड़ा ज़्यादा भी है, और उसके बाद उसको वापस पैसा बहुत देरी से मिलते हैं। और दूसरी बात है, इसमें कौन पैसा बना रहे? जो इंश्योरेंस कंपनी, वो बना रहे हैं। तीसरी बात है जो आत्महत्या, मैं बहुत 2014 से पहले मैं सुनती थी किसान ने आत्महत्या किया, बहुत रिपोर्ट आते थे मीडिया से, आजकल सुनते नहीं। आजकल इसके बारे में सुनते हैं, उसका मतलब हमारे किसान लोग आत्महत्या नहीं कर रहे हैं, उसका मतलब है कि ये रिपोर्ट नहीं हो रहा है। जो 10,000 से ऊपर किसान लोग ने आत्महत्या किया 2021 में, तो उसमें उसका मतलब है हर घंटे एक किसान आत्महत्या कर रहा है, हर घंटे। जो फार्मर का डेट था 2014 में 9 लाख करोड़ का डेट था, अभी 23 लाख करोड़ का डेट है फार्मर्स का, तो बढ़ गया है। भ्रष्टाचार के ऊपर 2014 से पहले क्या था हमारे ऊपर इल्जाम, लेकिन कौन जेल जा चुके हैं, कौन को आपने सजा दिया है कांग्रेस पार्टी में? हमने सुना है बहुत सारे हमारे ऊपर इल्जाम था, याद है ना? तो सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है कि देयर इज नो स्कैम इन 2G। और आज मैं बता रही हूं कि जो भ्रष्टाचार के ऊपर जिसको सजा मिला है, मुझे पता है कि वो येदियुरप्पा है 2011 में, और फिर भी वो उनको प्रधानमंत्री बनाया, सॉरी मुख्यमंत्री बनाया कर्नाटक की। तो ये है कि जैसे सत्यपाल मलिक जी ने कहा
कि मोदी को कोई लेना देना नहीं है भ्रष्टाचार के ऊपर, ही डजंट केयर। सत्यपाल मलिक कौन है? कांग्रेस पार्टी की नहीं है, वो पूर्व गवर्नर थे, वरिष्ठ नेता है बीजेपी के। हमने नहीं कहा है, हमने साफ तौर पर कहा जब भ्रष्टाचार हो रहा था गोवा में, मैंने प्रधानमंत्री को कहा भ्रष्टाचार हो रहा है यहाँ, और प्रधानमंत्री ने कुछ किया नहीं। उसके बाद मुझे वहाँ से शिफ्ट किया, कोई और राज्य में मुझे भेज दिया, क्योंकि मैंने शिकायत की। तो सत्यपाल मलिक सही कहा ना, प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार के ऊपर कोई लेना देना नहीं है। अभी मैं थोड़ा उदाहरण दे दूंगी। अडानी का जो स्कैम है, LIC का जो लॉस है उसमें 2 लाख करोड़ है। LIC में हमारे जो गरीब लोग डालते हैं पॉलिसीज, वो लेते हैं उसमें, तो उसमें लॉस आ गया 2 लाख करोड़। फिर हमको पता है कि SBI ने जब अडानी को एक कोल का ये ओपन करना था ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ तो लोन नहीं मिला, लेकिन SBI के जो प्रेसिडेंट वहाँ गया, प्रधानमंत्री थे, और उसको $1 बिलियन का लोन दिया अडानी को। क्यों? हमारे बैंक से क्यों दे रहे हो उनको लोन? सरकारी बैंक से क्यों दे रहे हो आप? मोदी यहाँ से भाग गए, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, बहुत सारे लोग यहाँ से भाग चुके हैं। और मेहुल चोकसी का 13,000 करोड़ उसने चोरी की है हमारे बैंक से, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ने। क्या कार्रवाई की है? हमको कहा था हम लेके जाएंगे यहाँ, हम उसको वहाँ से, मेहुल चोकसी है एंटीगुआ में बैठा हुआ है वहाँ से लेके आएंगे। क्यों नहीं लेके आया? अभी जो रेड कॉर्नर नोटिस था इंटरपोल उनके ऊपर, वो भी हटाया गया है। तो सुनिए, यहाँ तो वो सब बहुत छोटे छोटे न्यूज़ होते हैं, खबर बहुत छोटे होते हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा घोटाला है PM केयर्स। PM का चेहरा था, PM मांग रहे थे पैसे उसमें कोविड के समय, हम सबको याद है। उसमें 10,000 करोड़ है फंड, अभी तक हमको पता है उसमें, लेकिन उसके ऊपर बस 3,000 करोड़ उसने स्पेंड किया है। तो और जब हमने कहा है कि इनका क्यों ऑडिट नहीं हो रहा है, तो उन्होंने कहा ये प्राइवेट फंड है। प्राइवेट फंड रेलवे से क्यों मांग रहा है पैसा? एक PSU है। पेट्रोल इंडस्ट्री से क्यों मांग रहा है? प्रधानमंत्री क्यों मांग रहा है? प्रधानमंत्री के चेहरा देखा था ना, इसमें पैसे डालो, इसमें पैसे डालो, कोविड के लिए है। और जब कोविड के जो कोई उनका देहांत होते थे, तो उनके रिश्तेदार को अकॉर्डिंग टू नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 4 लाख देना है आपको। तो इन्होंने कोर्ट पे जाके कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम बस 50,000 दे सकते हैं। तो वो क्यों? ये PM केयर में पैसा है? जब आपके पास पैसा नहीं है, तो फिर आपने वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो आज आपने इनॉग्रेट किया है, वो क्यों किया? 20,000 करोड़ का आपको देना था इन लोगों को, हाँ या ना? जनता दल यूनाइटेड ने इसके बारे में बताया, जो ताबूत बताया है, मैं फीसदी का जो भ्रष्टाचार हो रहा था, PM को जो कॉन्ट्रैक्टर्स ने खत लिखा, फिर भी प्रधानमंत्री चुप है। फिर हमको पता है कि इनकी पार्टी के अंदर जब लोग चले जाते हैं, जैसे शुभेंदु अधिकारी, नारदा, वो हेमंता बिस्वा शर्मा, शारदा स्कैम, सबके ऊपर जांच होते थे पहले, जब पार्टी के अंदर आते हैं तो चुप हो जाते। यहाँ का एक उदाहरण मैं दे दूंगी, नारायण राणे, मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर किसने उसके ऊपर क्वेश्चन लगाया है? किरीट सोमाया, याद है? किरीट सोमाया ने कहा है कि नारायण राणे भ्रष्ट है और वो मनी लॉन्ड्रिंग करता है। फिर इनके पार्टी के अंदर आने के बाद क्यों भ्रष्ट नहीं है? किरीट सोमाया किसकी MP है? बीजेपी की। तो ये सवाल आपको पूछना है भाजपा से। फिर ऑफकोर्स इलेक्टोरल बॉन्ड्स है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स आप सबको पता है कि हम किसी को पता नहीं है, वो कंपनी डाल सकते कांग्रेस पार्टी को या बीजेपी, कोई भी पार्टी को, कोई भी कॉर्पोरेट, किसी को पता नहीं होता है। लेकिन सच्चाई क्या है कि इसमें मोर देन 70% जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पैसा भाजपा को मिलता है, क्योंकि किसी और को मिलता है, भाजपा को पता चलता है, हमको पता नहीं चलता है, क्योंकि RBI को पता है, तो भाजपा सरकार को पता है, और वो उनको फोन करते हैं, वो बिजनेसमैन को, आप मत डालिए, हम ED भेज देंगे, IT भेज देंगे।
अब कांग्रेस को मत पैसा दे दो। बिजनेसमैन को भी दम खा गया है इस देश में। चाइना के ऊपर छोटी सी बात जो हुआ है, प्रधानमंत्री का जो बात है, ना कोई गुस्सा है, ना कोई गुस्सा है, ना हमारी कोई पोस्ट दूसरे के कब्जे में है। तो चाइना तो एम्बोल्डन हो गया, वो अभी 1000 से 1400 स्क्वायर किलोमीटर्स का जो भूमि है हमारा उनके पास है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने साफ तौर से कहा है कि कोई किसी ने यहाँ घुसा नहीं है। पुलवामा महत्वपूर्ण है, अगेन कैसे वो RDX आया था, 300 किलो केजी से ऊपर RDX एक गाड़ी के अंदर 10 दिन था जम्मू कश्मीर के अंदर, पुलवामा के अंदर। क्यों? ये इंटेलिजेंस फेलियर है, सबको पता है। 40 CRPF के देहांत हो गए। अगेन मैं नहीं बोल रही हूँ, सत्यपाल मलिक बोल रहा था कि मैं मांगा था, उसको बोला था इसको एयरलिफ्ट करने के लिए, उन्होंने किया नहीं। बाद में जब पूछा था आपने क्यों नहीं किया, उन्होंने बोला चुप। अजीत डोभाल बोला चुप, प्रधानमंत्री बोला चुप, अमित शाह बोला चुप। तो हमको उसके ऊपर क्यों एक तक, क्यों 10 दिन में वो वहां तक, क्या है ये इंटेलिजेंस फेलियर? कौन जिम्मेदार है? 2014 के बाद कोई जिम्मेदार नहीं है इस देश में, जिम्मेदारी कोई लेते नहीं। 2014 से पहले हम लोग, हमारे जो मंत्री, आप कुछ भी बोलते हो, इस्तीफा देते हैं और निष्पक्ष जांच होती थी, याद है? अभी क्या होता है? कुछ भी नहीं। और जो आपको पता है कि पेगासस जो हुआ था, फिर मैं छोटी छोटी इसमें नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है आपने सुना है 2014 से पहले कि आसाम का पुलिस को इसने शूट किया है, मिजोरम का। आसाम के जो पुलिस मेघालय के लोग को मार रहा है। और अभी मणिपुर में एक सवाल, आज मणिपुर अब प्रेजेंट सिचुएशन है, आप बता दीजिए कि मणिपुर में 60-70 लोग से ज्यादा देहांत हो गया है, 20 पुलिस स्टेशन से ज्यादा जलाया हुआ है, 200 चर्चेस जलाया हुआ है, 56,000 लोग डिस्प्लेस हो गया है, अभी भी समस्या है, इंटरनेट शटडाउन है। प्रधानमंत्री एक शब्द भी नहीं कहा। अमित शाह वहां गया नहीं, वो गृह मंत्री है, वो तो कर्नाटक में बहुत बिजी था, व्यस्त था प्रचार के ऊपर। मैं पूछ रही हूं, आप लोगों को ये पूछना चाहिए कि गृह मंत्री वहां क्यों नहीं है? वहां भी जैसे गुजरात में आपने हिंदू मुसलमान किया, वहां दूसरा लेबोरेटरी शुरू किया हिंदू और क्रिश्चियन के बीच, वो है वहां। इसीलिए अमित शाह चुप है। तो वो एक महत्वपूर्ण, जैसे नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है आपको पूछना चाहिए। और दूसरी बात है, हमको पता है कि मेघालय के चुनाव के पहले अमित शाह बोल रहे थे कॉनराड सांगमा भ्रष्ट है, और कॉनराड सांगमा के साथ ही सरकार थे उससे पहले, और उसके बाद भी कॉनराड सांगमा के साथ सरकार बनाया। तो वो भ्रष्ट है, तो भ्रष्ट व्यक्ति के साथ या भ्रष्ट नेता के साथ या भ्रष्ट पार्टी के साथ आप सरकार बना रही है, तो आप भ्रष्ट नहीं होगा। मैंने नहीं कहा, अमित शाह जी ने कहा ना कॉनराड सांगमा भ्रष्ट है, वो सरकार भ्रष्टाचार की सरकार है। तो पूछ। और फिर हमारे ऊपर हर बार बोलते हैं कांग्रेस पार्टी देशद्रोही है, हमने सुना है। तो देशद्रोही कौन है? जो पठानकोट में हमला हुआ है, जो हमले के पीछे कौन है? ISI, आतंकवादी हमले के पीछे ISI। और अमित शाह ने क्या किया? आ जाइए ISI, यहां जांच कीजिए। आप कभी कांग्रेस पार्टी ने किया है? वो किसने बुलाया उनको? और हमको सब पता है कि एक लड़का था ध्रुव सक्सेना, मध्य प्रदेश IT सेल का, बीजेपी का, वो ISI के साथ जुड़ा हुआ है, कांग्रेस पार्टी से कोई नहीं है। फिर जो हमारा सामाजिक सद्भाव, सबको पता है कि क्या हो रहा है कि हिंदू मुस्लिम, आपने देखा हो कर्नाटक में वही था। केरला स्टोरी, मैं केरल की हूँ, केरला स्टोरी एक प्रधानमंत्री प्रचार के लिए इस्तेमाल कर रहा है। केरला स्टोरी एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, क्योंकि केरल से मैं हूँ, वहाँ दंगा नहीं होता है। आप बोल रहे केरला स्टोरी है, वहीं दंगा नहीं होता है, तो दंगा होना चाहिए फिर।
और वो इस्तेमाल कर रहे थे प्रधानमंत्री। वो हर दिन वही बोल रहे थे, बजरंग दल, बजरंग बली, हिजाब, हलाल मीट, ये सब बंद हो गया। कभी कभी आपने सुना है वहाँ उन्होंने विकास के बारे में कहा है, प्रचार किया? नहीं प्रचार किया। यही प्रचार किया कि जो कम्युनल पॉलिटिक्स उन्होंने प्रचार किया। और जब भी उनके पार्टी से कोई हेट स्पीच करते हैं, वो एक प्रधानमंत्री को क्या करना है, आके अमन की बात करना है कि ये नहीं होना चाहिए इस देश में, गलत है। कभी प्रधानमंत्री से के मुंह से मैं कभी नहीं सुनना ये चीज, कभी नहीं सुनना। लोकतंत्र खत्म हो रहा है, आपको पता है। हर दिन आप पत्रकार हैं, पत्रकार के ऊपर क्या है, यूएपीए, बहुत सारे पत्रकार, क्योंकि कोई इनसे कुछ, हम इनके खिलाफ नहीं लिख सकते, सब डरे हुए हैं हिंदुस्तान में, क्योंकि पत्रकार को लिखते हैं तो यूएपीए, फिर दूसरे को सेडिशन, विपक्ष को क्या है, ईडी, इनकम टैक्स। इसमें एक आंकड़ा है, मैं वो आंकड़ा कह रही हूं, ईडी 2014 से पहले, जो 2014 के बाद ईडी ने 121 पॉलिटिशियंस के ऊपर पूछताछ किया, उसमें 95% विपक्ष का है। आप पूछताछ करो, जांच करो, लेकिन सबको करो ना। नारायण राणे को बुलाओ, हेमंता बिस्वा शर्मा को बुलाओ, शुभेंदु अधिकारी को बुलाओ। ये नहीं हो सकता है ना कि एक बस विपक्ष को ही पूछते हो आप सवाल। और दूसरी बात है, 16 लोकसभा 2014 से 2019 में 5 साल में 1825 डेज है, उसमें 331 डेज ही सिटिंग डेज है पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट का क्या है, बस ऑर्डिनेंस पास करने के लिए, चर्चा नहीं होता है संसद में। अभी नए संसद बना है, क्यों? वो जो पुराना वाला आपको चाहिए तो वो रेनोवेट करते, जो इंग्लैंड में, अमेरिका में, फ्रांस में सब पुराने संसद है, वहां सब वो रेनोवेट करता है। ये नया बिल्डिंग क्यों चाहिए? और याद रखो, कोविड के समय 20,000 करोड़ इस्तेमाल किया ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए। उस समय ऑक्सीजन नहीं था लोगों के पास, मर रहे थे 2 महीने, मुझे अभी भी याद है, अप्रैल मई में। और उस 2 महीने हम प्रधानमंत्री का आवाज भी नहीं सुना। और उस समय वो पैसा यहां इस्तेमाल किया, उसकी आवश्यकता क्या है? और बहुत महत्वपूर्ण, एक महिला बैठा हुआ है वहां, कि महिला के ऊपर जो हमला हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। आपने देखा आज हमारे जो रेसलर्स हैं, जो सम्मान और आदर लेकर आते हैं, मेडलिस्ट है कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, सब लोग, जो विनीश फोगाट, साक्षी, सब वहां प्रदर्शन कर रहे थे जनवरी, फिर वापस अभी आ गया 1 महीने से, कि ब्रिजभूषण सिंह हमारे ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रहा है। तो इजी है उसमें कि आप उसका इस्तीफा मांगो और जांच करो, क्योंकि ये हमारे मेडलिस्ट है। जब मेडल लेके आते हो, नरेंद्र मोदी जाके बैठ जाते हैं उनके साथ, फोटो खींचते, हंसते हैं। अभी क्या है, महिला आपसे इंसाफ मांग रहे हैं, उनको इंसाफ दे दो। तो ब्रिजभूषण सिंह बोलते हैं कि प्रधानमंत्री अमित शाह मेरे इस्तीफा मांगते तो मैं दे दूंगा। और आपने सुना होगा हाथरस में वो उनको वहां इंसाफ क्यों मिला? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों गए वहां, उसके बाद सीबीआई प्रोब हुआ। उससे पहले योगी आदित्यनाथ ने कहा वो अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है। उन्नाव उनका अपना एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर, कठुआ उनका अपने मिनिस्टर्स जो बलात्कारियों के साथ है। तो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बदल गया है, बेटी पटाओ बलात्कारियों को बचाओ हो गया है, वो याद रखिए। क्योंकि आज मैंने देखा है, अभी आने से पहले, जो हमारे रेसलर्स को जैसे कैसे पुलिस उसको खींच रहे हैं, बहुत दुखी की बात है कि ऐसा नहीं कोई और देश में नहीं होना चाहिए। जो स्कीम्स है, वेलफेयर स्कीम्स है, मनरेगा, जो प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके खिलाफ थे प्रधानमंत्री,
मनरेगा के वजह से कोविड के समय बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला है। और जो प्रधानमंत्री हर बार बोलते हैं कि ये उज्ज्वला आवास योजना के बारे में हमने बहुत गैस दिया है, तो उसका जो सच्चाई क्या है कि उसमें 90 लाख हाउस होल्ड में एक बार मिला है, उसके बाद रिफिल नहीं किया। 1 करोड़ हाउस होल्ड ने एक बार रिफिल किया, क्योंकि पैसा कहां से 410 से कहां पहुंच गया है। तो क्या फायदा है, बस बोल बच्चन मैंने ये किया मैंने वो किया, लेकिन सच में आपने क्या किया। और जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो पैसा है उसमें 80% मीडिया कैंपेन में लगा हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए नहीं है। और निर्भया जो फंड्स हमने क्रिएट किया था कांग्रेस पार्टी ने, वो अभी ऐसा है रखा हुआ है। और फिर कोविड के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, आप सब लोगों को पता है कि कोविड में क्या हुआ है कि जिस समय हमको वैक्सीन देना था बाहर देश में दिया था। ऑक्सीजन 2 महीने में कितने सारे लोग के देहांत हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन का जो सिलेंडर्स नहीं था, उसका सब बंदोबस्त करना था, नहीं किया। और फिर उसके बाद वैक्सीन के बारे में बात करते प्रधानमंत्री। और सबको याद होना चाहिए कि जो लॉकडाउन कैसे हुआ उस समय, बाकी देश में 10 दिन 5 दिन लगा लॉकडाउन के लिए, हम लोग सब लोग को 4 घंटे में आप जाओ घर और ताली बजाओ 4 घंटे में हम सब सामान लिया, सब कुछ कर सकते हैं। जो हमारा लेबरर्स थे, श्रमिक ना, उनको इतना आपने देखा होगा, वो चल के जा रहे थे, ट्रेन भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई भी बंदोबस्त नहीं था उस समय। ये सब भूलना नहीं, लोग भूल जाते हैं कि कितना कष्ट उस समय था सब साथ। क्योंकि कोई उनको जब मन लगा, जो तानाशाही लोग कैसा होते हैं, आज 8 बजे हम करेंगे, तो ये गलत है। और जो आप देख रहे अभी जो ये संसद जो अभी किया हुआ है उद्घाटन, राष्ट्रपति को करना है। राष्ट्रपति आपने एक महिला को बनाया, अच्छी बात है। आपने एक शेड्यूल्ड ट्राइब के एक औरत को बनाया, बहुत अच्छी बात है। हम लोग उसको द्रौपदी मुर्मू जी को आदर और सम्मान देते हैं। लेकिन संविधान के जो आर्टिकल 79 कहते हैं कि द्रौपदी मुर्मू पार्लियामेंट का हेड है, राज्यसभा लोकसभा का हेड है, आर्म फोर्सेस का हेड है, फर्स्ट सिटीजन है, उनको उद्घाटन करना है। उनको क्यों मना किया आपने, क्यों? आज सवाल उसका है और उसको साइड पर रखा है। सब में नरेंद्र मोदी आ जाता है। तो ये है हमारा 9 सवाल, 9 साल का 9 सवाल। अभी आपको क्या पूछना है पूछ लीजिए। हम 9 सवाल सब अभी हमारे जो बूथ लेवल वर्कर है, मंडल लेवल वर्कर है, हम सभी जगह, डिस्ट्रिक्ट है, जो पंचायत है, हम सभी जगह हमारे जो कार्यकर्ता है वो ये 2 किताब है, उनके साथ हम बहुत सारे प्रिंटिंग करेंगे वो, और सब घर पे जाके हम बताएंगे ये और दिखाएंगे। 9 सवाल अभी ही क्यों निकाला है? नहीं 9 साल, 9 सवाल जो है तो अभी ही क्यों? बिकॉज 9 साल पूर्ति हो गया ना, इसके वजह से 9 साल 9 सवाल। वही सवाल है कि 10, 11, 12। नहीं हमने वो नहीं 9 सवाल जैसे हमने डिवाइड किया है, उसके अंदर आ जाता है ना, आर्थिक स्थिति, लोकतंत्र खत्म हो गया है, महिला के ऊपर आक्रमण, तो हमने उसने बहुत सारे इसमें डिवाइड किया है ना। आपने देखा होगा कि जो अर्थव्यवस्था के अंदर अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सब है, जो इकोनॉमिक्स के रिलेटेड, जो किसान के रिलेटेड है, जो वेलफेयर स्कीम्स के रिलेटेड है, वो सोशल जस्टिस के रिलेटेड है, जो हो रहा है। बीजेपी कर रही है। पूरा एक इतना बड़ा किताब नहीं बना सकते हैं ना, आप समझते हैं क्वेश्चन। तो आप नहीं अच्छी बात है, आपने अच्छी, आपका सलाह, आप सलाह हम जरूर लेंगे, अच्छी बात है। और हम जब हम लोग जाते हैं प्रेस को, अभी आप, मैं और भी बोलना था, इन्होंने रिक्वेस्ट किया मुझे, हाँ आप लोग रिक्वेस्ट किया, इसीलिए मैं आपके लिए भी कम किया है, मैं तो और सब बोलना था। राजस्थान नहीं दिखा, ये अभी रिसेंटली कर्नाटक आपने थम्पिंग मेजॉरिटी से जीत लिया है। हाँ क्योंकि
50% का भ्रष्टाचार हो या हिजाब का हो, हिंदू मुस्लिम कम्युनल क्राइसिस हो, वो सब दूर रख के कर्नाटका एक नया मॉडल रखने के लिए जनता ने भी आपको चुन के दिया, जैसा राजस्थान ने चुन के दिया। जरूर। कंपैरिजन में या कांग्रेस कहाँ रखती नहीं, है? क्या अभी नहीं, बहुत पायलट छोड़ के सीएम को आगे करेंगे कर्नाटक राजस्थान की? सी वो सब अभी बातचीत हो रही है, ठीक है। वो वहाँ का हमको पता है कि हमारा जो इंटरनल मैटर है हम सेटल करेंगे वो चीज़। लेकिन आपने सही कहा कि राजस्थान एक मॉडल स्टेट है और अच्छी वो बहुत अच्छा, और छत्तीसगढ़ भी एक मॉडल स्टेट है। सब कुछ में जो भी जनता के लिए, जैसे गैस का उज्ज्वला स्कीम है, उनको 500 में दे रहे हैं हम गैस राजस्थान में, है ना। तो अच्छी वो बहुत सारे चीज़ें हम ऐसे कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ भी है और जो भी विषय है वहाँ की हम सॉर्ट आउट करेंगे। जैसे आपने देखा, सब लोग ने बोला कर्नाटक में बहुत समस्याएं होंगी, कुछ नहीं, वो तो बाहर हमारे पार्टी की में अंदर बहुत लोकतंत्र है और इसी वजह से लोग ऐसे बोलते हैं। लेकिन जब हमको पता है कि कैसा डील करना है और हम डील करेंगे, और देखा आपको थम्पिंग मेजॉरिटी से, है ना, हमने जीत गए हैं। को डील कर दिया है? नहीं, मैंने क्या किया, जो हमको पता है कि कैसा करना है, जो हमारी जो इंटरनल मैटर है, तो हम देखेंगे और सॉर्ट आउट करेंगे। ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है। महाराष्ट्र में कुछ बदलाव होने की ये इसने भी इसको, हाँ, कांग्रेस की तैयारी महाराष्ट्र के अंदर बहुत कम नजर आ रही है। हर बार औरंगाबाद जिले को कैंडिडेट जो खासदार का दिया जाता है वो आखिरी अंदर फाइनल होता है कि खासदार के लिए हमारा ये कैंडिडेट खड़े रहेगा। अभी तक के कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा है खासदार के लिए औरंगाबाद में, तो यहाँ पे क्यों इतना कमजोर कांग्रेस पड़ रही है? नहीं, अभी डीसीसी हमारा अध्यक्ष आ गया है, आप देखेंगे बहुत मजबूत हो गया, वो जवाब देंगे आप। महाराष्ट्र में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की बदलने की मांग आ रही है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अभी हमारा अध्यक्ष है नाना पटोले जी, और वो अभी कुछ नहीं है, कोई समस्या नहीं है। वो अफवाह तो बहुत होते हैं, बीजेपी से पूछो वहाँ राजस्थान में क्या हो रहा है उनका, वहाँ के बीच, उन वसुंधरा राजे के बीच और दूसरे जो है वहाँ क्या हो रहा है। मतलब नाना पटोले ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे? अभी है, जरूर है, तो कोई चेंजेस अभी नहीं है। वैसे अब केसीआर यहाँ पे आने वाले बिहार तो क्या फिर एक बार धक्का बैठ सकता है कांग्रेस? सी ये एक लोकतंत्र है, हम किस पार्टी को नहीं रोक सकते, ठीक है। जनता को मालूम कांग्रेस ने क्या काम किया है, क्या काम कर रही है और क्या काम कर सकते हैं। तो कांग्रेस के साथ जनता ज़रूर होंगे। जो लोग ऐसे आ जाते हैं, ये सब जो लोग ऐसे आ जाते वो आएंगे फिर चले जाएंगे। कांग्रेस की कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, कुछ नहीं।